सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को समझना एंड हाउ एज अ लॉ स्टूडेंट you should know the basics of this very particular sector and how this sector can thrive your career opportunities as well. And moreover, it has a good potential as a future sector or a sector where you can look upon. So कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस सेक्टर को समझने के लिए एंड ये जानने के लिए कि कैसे एज अ लॉ स्टूडेंट आप इस सेक्टर के अंदर आ सकते हो फर्स्ट, सेकंड, एंड कैसे आप इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकते हो, या जो रेलिवेंट की प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के अंदर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। इसमें सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड व्हाट यू शुड नो एज अ लॉ स्टूडेंट। अगर हम देखें इस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आई वुड से एक कॉमन मैन के दिमाग में सिर्फ एक एक पिक्चर बनी होती है कि द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं कंपनीज और जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है सिर्फ वहीं तक इलेक्ट्रिसिटी सीमित है। एंड उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं या उनके जो एज सच केसेस होते हैं या जो भी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट और या ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती होंगी, इससे ज़्यादा क्या ही होता होगा। दिस इज़ अ कॉमन आइडियोलॉजी, बट व्हाट आई मीन टू से is that electricity sector is very vast enough to have that sort of complexities which I think you won't have assumed. इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर बेसिकली एक अगर मैं एक बहुत सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड वे में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि यू हैव योर एनर्जी सेक्टर कंपनीज or the electricity producing companies, they are transmission companies and they are the distribution companies. तीन सेट की जो कंपनीज हैं वो इसमें वर्क करती हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग विच वी कॉल इट एज जनरेटिंग कंपनीज, जनरेटिंग कंपनीज ट्रांसमिशन को देती हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज गिव इट टू दिस distribution companies. So these are the three bifurcations. Now as a law student हमारी प्रॉब्लम ये है या हमारे लॉ स्कूल्स की प्रॉब्लम ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं एक या दो या हार्डली गिने चुने लॉ स्कूल्स को देख सकता हूँ जहाँ पर एनर्जी लॉ एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जबकि इस सेक्टर की पोटेंशियल उन सारे सेक्टर से बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ निश सेक्टर. What you can do as a law student or what you should know as a law student is that the electricity sector has a very good potential and it is a niche sector. आप अगर आज एक पब्लिक में या आप 100 एडवोकेट्स के एक बंच में अगर आप खड़े हैं एंड यू नो द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, there is a high possibility that you will be the only one or there may be 2 or 3 advocates like you which are in the electricity sector but not all, बिकॉज मोस्टली जो क्राउड होता है वो आपके जनरल सेक्टर्स लाइक सिविल, क्रिमिनल और उनको एंटरटेन करता है, उनको टारगेट करता है. सो यू हैव अ निश सेक्टर. सो अल्टीमेटली इफ यू आर इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, यू आर इन द रेगुलेटरी सेक्टर, देन यू विल हैव एन एज. आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए. सेकेंडली, हाउ द सेक्टर इज ग्रोइंग. हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कैसे ये सेक्टर ग्रो कर रहा है एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज इट ऑफर एज अ लॉ स्टूडेंट. सी, अगर आपने पॉलिटिकल स्पीचेस सुनी हो या पॉलिटिकल लीडर्स को देखा हो, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये जो सेक्टर है कि ये इसका हाई पोटेंशियल है, साथ ही हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स बने हुए हैं. By 2030 we have a target to achieve कि 25% of the electricity जो हमारी प्रोड्यूस हो, overall electricity in India, that should be a renewable one. Secondly, कई सारे रिन्यूएबल कंपनीज जो हैं एंड कई सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर के अंदर आ रही हैं. आपने
1 या 2 दिन में आप एक सुन ही लेते हो कोई ना कोई न्यूज़ जिसके अंदर ये बोला जाता है कि सोलर पैनल्स की डेवलपमेंट हो रही है, दिस स्टेट इज़ इन्वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी इन सोलर एम्पैनलमेंट, सो डैट जो आपकी एनर्जी जो कोल बेस्ड है, मोस्टली जो इंडिया में एनर्जी जो है कोल बेस्ड है, वो कोल बेस्ड से हटकर सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाए। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के संदर्भ में अगर मैं देखूँ, आप एज अ लॉ स्टूडेंट आपके पास अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपने इस सेक्टर का एक्सपोजर लिया होगा। नाउ एक्सपोजर कैसे मिल सकता है? सी मोस्टली स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी इसी चीज़ में आती है कि आप जो है इंटर्नशिप्स तो करते हैं, ठीक है, बट वो रेलेवेंट सेक्टर के अंदर नहीं करते जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं। एंड सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता जो आपको बता दे कि हाउ टू गो और हाउ टू गेट और हाउ टू मीट दोज रेलिवेंट प्लेयर्स इन द मार्केट। हमारा थर्ड टॉपिक यही है, थर्ड पॉइंट यही है, द की प्लेयर्स इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। इफ़ वी सी द होल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ स्टूडेंट आपको सबसे पहले तो की रेलिवेंट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स जो हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्लेयर्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन है। एज यू हैव मस्ट हैव बीन अवेयर अबाउट कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है ना वो कोई गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स की भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट है जितनी गवर्नमेंट की है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने जैसे अभी फ़िलहाल रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो स्पेस जो सेक्टर है उसको भी गवर्नमेंट ने खोल दिया है टू अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सेम ऑन अ सिमिलर बेसिस इन 2002 टू 2003 जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था, तब इसको प्राइवेटाइज की तरफ गवर्नमेंट ने पुश किया था कि द प्राइवेट प्लेयर्स कैन कम, दे कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कैन गिव एंड दे कैन ऑफर इट टू द डिफरेंट प्लेयर्स, द ट्रांसमिशन कंपनीज, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सो यहाँ पर अगर मैं कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की बात करूँ, कौन कौन है? टाटा पावर, जिंदल, सनश्योर एनर्जी, एक्मे, बहुत सारी कंपनीज हैं, abundance of companies, and that is a very good point from a perspective of a law student, because हमारे को इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अगर हमने सोच लिया है कि हमें जाना है, इसका पोटेंशियल बहुत है, बट हम किन कंपनीज को अप्रोच करें, किन प्लेयर्स को देखें कि हम इनके अंदर चले जा सकें। दे आर एज सिमिलरली जैसी कंपनीज हैं ऐसी लॉ फर्म्स भी हैं। इफ़ यू आर इन दिल्ली देन यू मस्ट हैव एन आइडिया कि भाई यहाँ पर कितनी कितनी कंपनीज हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इन कंपनीज का तो नाम मैंने लिया, लॉ फर्म्स भी बहुत हैं जो टॉप टियर फर्म्स हैं। बेस्ट पार्ट उनका ये है कि दे हैव अ लिमिटेड वर्कफोर्स इन एनर्जी सेक्टर। उनको ये लगता है कि भाई एनर्जी सेक्टर के अंदर इतनी वर्कफोर्स से काम चल जाएगा, बट बिलीव मी और नॉट, अगर आप एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हो 6 महीने और 1 साल अपने आप को दो एंड आप अपने आप को टॉप मोस्ट कंपनी या किसी टॉप मोस्ट फर्म के अंदर अपने आप को पा सकते हो। एंड मोर ओवर इसके जो फोरम्स हैं, डैट इज़ आवर फोर्थ पॉइंट, इसके जो फोरम्स हैं वो हमारे बहुत लिमिटेड हैं। सो द हायरार्की कम्स एज दिस कि सबसे पहले अगर हमारा कोई इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल अ पावर प्रोड्यूसर इन लेट्स सपोज इन कर्नाटका इज producing and transmitting its electricity in another state, let's say Bihar. In that case, it's an interstate transmission. In that very particular case, एक सिंपल सा उन्होंने एक फॉरम बना रखा है विच इज़ CERC, दैट इज़ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो इन चीज़ों को देखता है, जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। सेकेंडली, इफ़ इन केस अगर आपका इंट्रा स्टेट है, दैट मीन्स विद इन अ स्टेट, उनके अंदर हमारे पास स्टेट कमीशंस बने हुए हैं विद इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट, जहाँ पर आपके जो ये डिस्प्यूट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सॉल्व हो सकते हैं। एंड इफ़ इन केस अगर आप CERC या SCRC के डिसीजन से खुश नहीं होते, देन यू हैव एन एपलेंट फोरम जो दिल्ली में है विच इज़ कॉल्ड एपलेंट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एप्टल बोलते हैं हम उसे। And thereafter there is a procedure under section 125 of the Electricity Act to approach the Supreme Court. So ये एक छोटी सी हायरार्की है जिसको हम फॉलो करते हैं।
फोरम्स बहुत लिमिटेड हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको उस फोरम की नॉलेज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो फोरम्स ऑपरेट करते हैं। एंड एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसको डिफरेंट फोरम्स के अंदर अप्रोच करना पड़ता है टू हैव और टू सस्टेन इट्स प्रैक्टिस, ये उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो द की फोरम्स जो हमने बताए यहाँ पर, वो यहाँ पर एप्टल है, NCRC है और सुप्रीम कोर्ट है। सो यहाँ पर आपका जो एरिया है या आपका जो एक स्पेशलाइजेशन है वो इन सेक्टर्स तक लिमिटेड है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सो अब हम आपको कुछ क्लैरिटी हो गई, हमें की प्लेयर्स के बारे में पता चल गया है, हमें पता चल गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फोरम्स। नाउ ना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि किस टाइप के डिस्प्यूट्स या किस टाइप का एक्सपोजर आपको इस सेक्टर में मिल सकता है। यहाँ पर जो इस सेक्टर के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं वो आपके यूजुअली टैरिफ रिलेटेड हो सकते हैं। टैरिफ रिलेटेड आई मीन टू से, जैसे जो आपके घरों में बिजली आती है, जो आपके घरों में बिजली आती है, लेट्स सपोज 8 रुपीज़ पर यूनिट। नाउ दैट 8 रुपीज़ पर यूनिट, हाउ दैट कम्स, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन बेसिस कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस हो रही है, देयर मस्ट हमारा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ये है, हमारा ये खर्चा है, हमारा ये खर्चा है, हमारे को प्लांट को चलाने के लिए ये खर्चा है। तो आपके जो टैरिफ होता है, टैरिफ रिलेटेड डिस्प्यूट्स एक मेजर चंक है इस सेक्टर का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो पावर सेक्टर कंपनीज हैं वो एग्रीमेंट्स या जिसे हम PPA भी बोलते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट्स में एंटर हो जाती हैं विद अनदर सेट ऑफ कंपनीज विच आर मे बी लेट्स सपोज generating companies, the transmission companies, or maybe the distributing companies. In that very particular case आपका जो डिस्प्यूट होता है वो उन PPA से गवान हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा हम एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि like a power producing company or a generating company is having a PPA with a transmission company, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई तुमने मुझे इतनी 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है विद सच एंड सच टाइम। ओके, नाउ ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट, मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी बदल गई या कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई, जिसके कारण या कोई लॉ में बदलाव आ गया, जिसके कारण जो है जो पावर प्रोड्यूसिंग एंटिटी है इट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट दैट सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो PPA की वो हो गई, वायलेशन हो गई। इन दैट वेरी पर्टिकुलर केसेस यू विल अप्रोच द फोरम्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज SCRC, CERC और द सुप्रीम कोर्ट। नाउ ये एक बेसिक आउटलाइन है। हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बहुत वास्ट है। आई वुड रिकमेंड, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को और समझना चाहते हो एज अ लॉ स्टूडेंट, और समझना भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और उसके जो बेसिक सेक्शंस हैं आप उसको एक बार देख सकते हो, जिसके अंदर हमारे पास 62, सेक्शन 62, 63 कुछ ऐसे सेक्शंस आते हैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का पर्पस उन सेक्शंस के अंदर एक बार डेल्व ऑन करना नहीं है, बट आपको एक बेसिक आउटलाइन बताना इस सेक्टर के बारे में। ओके, बट अगर आप चाहोगे तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ now the next question is that what sort of monetary benefit you can expect in this sector. See, if in case you are talking about the monetary benefit, तो वो तो आपको एक निश एरिया में एक निश लेवल पर ही मिलता है। I can give you an example that, for example, in a city like Delhi, let's suppose a fresher is earning a starting salary or starting monthly pay of 30,000, let's suppose. But a fresher in an energy sector may have an edge, and it may earns up to, and he may earns up to 45,000 monthly. So there is a gap of 15K. ये जो 15K का जो गैप है ये तब आता है जब आप जो है एक निश सेक्टर के साथ जुड़ते हो, बिकॉज यू हैव दैट निश क्वालिटी, यू हैव दैट कैलिबर कि भी आप उस निश सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज अ सिंपल प्रिंसिपल दैट वेयर देयर इज
लेट्स सपोज क्राउडेड प्लेस, वहाँ पर वैल्यू कम होगी आपकी, बट जहाँ पर आपका एक नीश सेक्टर है तो वहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी. दैट इज सिंपल प्रिंसिपल, सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल. सो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर अगर आप अपने आप को जाने का सोचते हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट या मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा, दैट विल बी मच मोर ग्रेटर देन एनी अदर sector. Correct. नाउ हाउ टू अप्रोच द प्लेयर्स इन दिस सेक्टर. नाउ कई लॉ स्टूडेंट्स की ये दिक्कत आती है कि हम इन प्लेयर्स को कैसे अप्रोच करें, या कैसे सर हम इंटर्नशिप्स को हम ले पाएँ इस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में. इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन या इससे कनेक्टेड प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि आपकी सीवी क्या है. आपने जो सीवी बनाया है, क्या वो सीवी इतना सस्टेन या इतना अपीलिंग है कि आप जो हैं उस सेक्टर में किसी प्लेयर को अप्रोच कर सकते हैं. इसको अप्रोच करने के आई थिंक दो तरीके हैं. या तो आप ईमेल्स के थ्रू अपने सीवी को और अपने कवर लेटर को भेजें उनके पास, एंड उनसे रिस्पॉन्स लेने के लिए फॉलोअप्स लें. सेकेंडली, अगर आज से कुछ काम नहीं बन पा रहा, देन रीच आउट ऑन द मल्टीपल सोशल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो लोग अवेलेबल हैं. वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन. आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ लिंक्डइन अकाउंट. उस लिंक्डइन अकाउंट पे जो जीसीज हैं, कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, उन एनर्जी सेक्टर लॉ फर्म्स के जो एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको अप्रोच करो. उनको मैसेजेस कर सकते हो, एक शॉर्ट प्रोफेशनल मैसेज अलॉन्ग विद योर सीवी यू कैन सेंड. देयर इज अ हाई चांस डेट आई थिंक 90% का आपको रिस्पॉन्स शायद ना आए, पर हमारी कॉल सिर्फ उन 10% के लिए जिनका रिस्पॉन्स की मदद से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिल सकता है जो आप चाहते हो. सो यहाँ पर हम कुछ और बातें भी डिस्कस कर सकते हैं, हाउ टू मेक आउट योर सीवी. वो हम किसी सेपरेट वीडियो में हम देख सकते हैं. बट दिस इज द थिंग. थर्ड, नाउ सॉरी, द नेक्स्ट पॉइंट, मिसकंसेप्शंस. नाउ इस टॉपिक पे या इस सेक्टर के बारे में कई लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं कि ये सेक्टर है कैसे, वर्क कैसे करता है, क्या इतनी ये क्या नैरो है, क्या इसका स्कोप क्या है. नाउ आई थिंक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि ये सेक्टर है तो बहुत निश, इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, मॉनेटरी बेनिफिट भी बहुत एक्स्ट्रा है. बट जो मिसकंसेप्शंस हैं वो आई थिंक इसकी इम्प्लीकेशंस में आ जाते हैं. मिसकंसेप्शंस आपको इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि इसकी जो पोटेंशियल है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर है. अगर आप एक सिंपल लॉ फर्म में काम कर रहे हो या एक चेम्बर में काम कर रहे हो, वहाँ पर आप ठीक है, आप सीखते हो एक एनर्जी लॉ, मतलब एक सिंपल जर्नल लॉज का. बट एनर्जी सेक्टर इज समथिंग जिसके अंदर आपके पास एक निश पहले से ही बननी शुरुआत हो जाती है, और वहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट हमने पहले डिस्कस कर ही लिया. सो जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको हमें आई थिंक रिमूव कर देना चाहिए. एंड इसके ऊपर कई सारी बुक्स भी हैं. आई वुड रिकमेंड, अगर आप चाहो तो कुछ बुक्स की रेलेवेंस भी ले सकती हो. देयर इज़ अ बुक आई थिंक विच वाज रिलीज्ड बाय प्रीमियर लॉ फर्म, नो योर लॉ. उसके अंदर हमने एनर्जी सेक्टर को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं. अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे वीडियो में, एंड आप पढ़ सकते हो कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. नाउ career prospects, the last pointer. I think this point we have already discussed, because ultimately आपके जो करियर प्रोस्पेक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं हाउ यू अप्रोच एंड हाउ यू आर रेडी टू टैप इनटू दिस सेक्टर. पोटेंशियल बहुत है. द ओनली थिंग इज यू नीड एन अपॉर्चुनिटी जो आप कर सकते हो वाया अप्रोचिंग द डिफरेंट प्लेयर्स विच इंक्लूड द फर्म्स, द लॉयर्स, द कंपनीज. लॉयर्स आपको इसमें इंडिविजुअल लॉयर्स शायद आपको कम दिखें, बट द कंपनीज एंड द फर्म्स, ये एक बहुत टू की आई वुड से एंटिटीज़ हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो फॉर एनी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स और टू हैव एन एक्सपोजर.
एज अ लॉ स्टूडेंट और बीइंग अ लॉ प्रोफेशनल ऑल्सो, देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप मिल जाए इस सेक्टर के अंदर, एंड उस 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर आप एक अच्छा एक्सपोजर ले लें. However, if you have any questions, do let me know. एंड आई थिंक हमने अपनी जो डिस्कशन करी है इससे आपको एक क्लैरिटी तो मिली होगी अबाउट दिस सेक्टर, हाउ दिस वर्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट forums, what are the who are the key players, what sort of monetary benefit you will get, and how to approach, and importance of the CV. So एक बेसिक आउटलाइन ही मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताना था. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ इन केस. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड विल मीट सून. ओके, थैंक यू.